आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जनरल साइंस के अंतर्गत आज हम लोग वैसे तो फिजिक्स के पार्ट को शुरू करेंगे, लेकिन पहले 10-15 मिनट का एक छोटा सा पार्ट कोलाइड्स और सॉल्यूशंस का है। उसको समझ लिया जाए। कभी कभार उस पर भी एक दो क्वेश्चन आया हुआ है, खासकर स्टेट एग्जाम में तो उतना एग्जाम क्वेश्चन यहां से तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन यूपीएससी ने एक दो सवाल पूछा है। इस नाते सॉल्यूशंस और कोलाइड्स के बारे में भी थोड़ा सा समझ विकसित कर लें, जिस पार्ट से सीधे सवाल आता है। इसके बाद हम लोग फिजिक्स का पार्ट शुरू करेंगे। फिजिक्स का पार्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिजिक्स पढ़ करके आपको बहुत आनंद भी आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इंजॉइंग पार्ट है और आसान भी माना जाता है फिजिक्स को बहुत। सिविल सर्विसेज में जो फिजिक्स का पार्ट है वो एक तरीके से देखा जाए तो बेसिक्स का भी काम करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो कई बार कुछ चीजों को लेकर के जो आपकी समझ का आधार होता है वो फिजिक्स पर ही टिका हुआ होता है। इसलिए फिजिक्स को हम लोग बहुत खूबसूरत ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले एक छोटा छोटा टॉपिक है, उसको कवर कर लिया जाए और तब उससे आगे बढ़ते हैं। ये आपका 17 नंबर का ही टॉपिक है, कोलायड एंड सॉल्यूशन। इस टॉपिक को नोट करें पहले। देखिए, जिस तरीके से ठोस का मिक्सचर होता है उसी तरीके से द्रव का भी मिक्सचर होता है। भाई, जैसे आप पानी में चीनी मिलाते हैं, पानी में नमक मिलाते हैं, तो वह भी तो एक मिश्रण हुआ ना। किसी चीज को घोलते हैं तो जब हम किस द्रव का मिश्रण बनाते हैं तो द्रव का मिश्रण भी दो भागों में बांटा जाता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, समांग और विषमांग। उसी क्रम में ये समांगी मिश्रण है, ये समांगी विलयन है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस लिक्विड मिक्सचर है, ये समांग मिश्रण है। और ये हेट्रोजीनियस है, विषमांग है। हेट्रोजीनियस है अर्थात विषमांग मिश्रण है। ये विषमांग मिश्रण है और ये समांग मिश्रण है। बात समझ रहे हैं? जैसे आप देखिए, जैसे रक्त है, ब्लड है, तो ये एक तरीके का कोलाइडी विलयन है। रक्त क्या है? एक तरीके का कोलाइड। दूध क्या है? मिल्क भी यही है, दूध भी इसी तरीके का ये विलयन है। बात समझ रहे हैं? ऐसे गोंद है, बहुत सारी चीजें हैं, ये इसके अंतर्गत है। लेकिन जैसे पानी है, पानी एक तरीके से देखा, या अगर आप देखेंगे नमक का पानी के साथ मिश्रण या नमक का चीनी के साथ मिश्रण, ये सब विलयन के अंतर्गत आता है। हाँ, बिल्कुल अवेलेबल होगा, हम लोग अभी बाद में बात कर लेंगे। अब देखिए, पहले लिक्विड मिश्रण की बात करते हैं, एक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, लिक्विड मिक्सचर, द्रव मिश्रण, तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विषमांग मिश्रण,
और होमोजेनियस समांग मिश्रण। होमोजेनियस मिक्सचर, समांग मिश्रण और बिस्मांग मिश्रण। अब देखिए, बिस्मांग मिश्रण की बात होती है तो इसमें दो तरीके के मिक्सचर आते हैं। एक सस्पेंशन है जिसको आप निलंबन कहते हैं, और दूसरा कोलायड। और इसमें सलूशन आता है, विलियन आता है। तो हम लोगों को पहले सस्पेंशन और कोलायड को समझने की आवश्यकता है कि भाई सस्पेंशन क्या है, कोलायड, इसका एक व्यवहारिक समझ। सिविल सर्विसेज में व्यवहारिक सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जिसको आप अपने जन जीवन में, अपने सामान्य जीवन में जिसको देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। पहले इसको नोट करें तो फिर यहीं से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बिस्मांग मिश्रण। तो बिस्मांग मिश्रण में आप देखेंगे तो सस्पेंशन और कोलायड है। सस्पेंशन जिसको आप कहते हैं निलंबन। देखिए, जब कणों का आकार, जब मिलने वाले कणों का आकार 10⁻³ से 10⁻5 मीटर के बीच होता है तो सस्पेंशन बनता है, और जब 10⁻5 से 7 के आकार का होता है तो कोलायड बनता है। ये कोलायड, इसमें कणों का जो साइज होता है वो 10⁻5 मीटर टू 10⁻7 मीटर। जैसे मटमैला पानी, गंदा पानी, जैसे मटमैला पानी, गंदा पानी, प्रदूषित पानी, ये सब सस्पेंशन है, ये सब सस्पेंशन है। और जैसे दूध है, गोंद है, गम है, रक्त है, स्याही है, ये सब जो है कोलाइड्स है। कई बार यही सब एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है कि मटमैला पानी क्या है, या स्याही, गोंद, दूध, रक्त क्या है, ब्लड क्या है, जेल क्या है। अब देखिए, दो चीजों को समझिए, एक सेल्यूट, दूसरा साल्वेंट, उससे समझ में आएगा। देखिए, सेल्यूट जिसको आप कहते हैं बिलेय, और दूसरा साल्वेंट जो घोलता है, विलायक। देखिए, मिश्रण में जो कम मात्रा में पाया जाता है, द्रव मिश्रण में, द्रव मिश्रण में जो कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है, और द्रव मिश्रण में जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, द्रव मिश्रण में जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो अधिक मात्रा में
पाया जाता है, जो कम मात्रा में पाया जाता है, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल दें आपको, जैसे रक्त, ब्लड को आप जानते हैं, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सेल्यूट हैं, और जबकि प्लाज्मा क्या है, साल्वेंट है, और दोनों मिलके क्या बन जाता है, कोलाइड। तो कोलाइड में भी सेल्यूट और साल्वेंट होते हैं, सोल्यूशन में भी सेल्यूट और साल्वेंट होते हैं, और यही सेम सस्पेंशन में भी होते हैं। अब देखिए ये सेल्यूट और साल्वेंट, सल्यूट और प्लस साल्वेंट, बिली और विलायक, यही मिलकर के सस्पेंशन, कोलाइड और सॉल्यूशन बनाते। सस्पेंशन, कोलाइड, ये तो दोनों हेट्रोजीनियस है, और सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये निलंबन, कोलाइड और विलयन, ये तीनों सल्यूट और सॉल्वेंट से ही बनते हैं। ये तीनों सल्यूट और सॉल्वेंट से ही बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा मटमैला पानी कैसे बनता है, एक एक एग्जांपल लेंगे। जैसे मटमैला पानी, गंदा पानी कैसे बनता है, तो इसमें धूल कण, देखिए धूल कण पानी के साथ जब मिल जाते हैं, तो ये धूल कण क्या हुआ, सल्यूट, और पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, और मटमैला पानी क्या हुआ, सस्पेंशन। तो इसमें देखिए ये हो गया सल्यूट, ये हो गया सल्यूट, और ये हो गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो गया, और मटमैला पानी सस्पेंशन हो गया। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता, कुछ देर तक पानी को छोड़ दीजिए, अपने आप सल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो जाते। कभी आप तालाब में, झील में देखे होंगे कि जानवर जाते हैं तो बहुत ज्यादा उनके चलने से पानी मटमैला हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं आप कैसे नहाएं, कैसे स्नान करें। लोग कहते हैं थोड़ा रुक जाइए, 15-20 मिनट रुक जाइए, अभी अपने आप पानी साफ हो जाएगा। तो पानी साफ कैसे हो जाता है, जो सल्यूट है वो अलग हो जाता है, नीचे दब जाता है, और सॉल्वेंट अलग हो जाता है, तो पानी साफ दिखता है कि नहीं। इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट अपने आप अलग हो जाते हैं। और इसमें जैसे मान लीजिए मैं कहूं रक्त, जैसे मैं कहूं रक्त, ब्लड का एग्जांपल लूं, तो ब्लड में आप देखिए, ब्लड में सल्यूट कौन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये जितने भी कण हैं, ब्लड कार्ब सेल्स, ये जो है सल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, प्लाज्मा, ये सॉल्वेंट है। और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं भैया, ब्लड बना रहे हैं। तो ब्लड क्या हो गया, कोलाइड। अब ये अपने आप अलग नहीं होते, इनको अलग करना पड़ता है। इनको अलग करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। इनको अलग करने की प्रक्रिया को छानना कहा जाता है। और ये अलग ही नहीं होते, ये अलग ही नहीं होते। देखिए इनको अलग करने की प्रक्रिया को फिल्टरेशन कहा जाता है, फिल्टरेशन, छानना। और इनको अलग करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, अपोहन, अपोहन कहा जाता है। और इनको अलग किया नहीं जा सकता, इनमें सल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं किया जा सकता। इसमें सल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं किया जा सकता, सल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं किया जा सकता। अब देखिए ब्लड में डायलिसिस होता है, ब्लड में मान लीजिए आरबीसी को चढ़ाना है, ब्लड चढ़ाने में आरबीसी को ही सामान्यतः चढ़ाया जाता है, या कई बार प्लेटलेट्स को भी चढ़ाया जाता है। जब किसी को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब समस्याएं होती तो कई बार प्लेटलेट्स कम हो जाती, तो प्लेटलेट्स को चढ़ाया जाता है। तो प्लेटलेट्स को छाना गया होगा तभी तो, और छानने को क्या कहा जाता है, डायलिसिस, अपोहन, अपोहन करके फिर उसको चढ़ाया जाता है। तो ये इसमें देखिए इन दोनों में सल्यूट और सॉल्वेंट को अलग किया जा सकता है, इसमें अलग नहीं, क्योंकि इसमें दो अवस्था होती ही नहीं।
पहले इतने पॉइंट को आप ध्यान दे दें। अब अक्सर जो सवाल पूछा जाता है कोलाइड और सॉल्यूशंस को लेकर के, तो एक बार दोनों में अंतर जरा देख लीजिए पहले फटाफट। कोलाइड और सॉल्यूशन, यही सवाल यूपीएससी ने पूछा है 2-3 बार। कोलाइड यह बिस्मांग मिश्रण है, यह बिस्मांग मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और ये समांग मिश्रण है, यह समांग मिश्रण है। इसमें सैल्यूट और सॉल्वेंट को अलग, इसमें दो अवस्था पाई जाती है, इसमें सैल्यूट और सॉल्वेंट को अलग किया जा सकता है। इसमें सैल्यूट और सॉल्वेंट को अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। इसमें सैल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं किया जा सकता। इसमें सैल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं किया जा सकता है, सैल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं किया जा सकता है। इसमें जो मिश्रण है उसकी दो अवस्था पाई जाती है, इसमें दो फेज पाए जाते, तभी तो अलग करते हैं। इसमें दो फेज पाए जाते, दो फेज, दो प्रावस्था, हिंदी में ही लिखें, दो प्रावस्था, टू फेज, दो प्रावस्था, टू फेज, दो प्रावस्था पाई जाती है। और इसमें दो प्रावस्था नहीं पाई जाती, इसमें दो प्रावस्था, टू फेज, इसमें दो प्रावस्था नहीं पाई जाती। इसमें सैल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के एक हो गए होते हैं। सॉल्यूशन में सैल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, जिसके नाते दो अवस्था पाई ही नहीं जाती। लेकिन इसमें दो अवस्था पाई जाती, तभी तो सैल्यूट और सॉल्वेंट को आप अलग करते हैं। पहले इतना पॉइंट लिखें और साइज वाला पॉइंट भी लिख लें। जैसे चौथा, इसका आकार 10⁻⁵ मीटर से 10⁻⁷ मीटर का होता, और इसका आकार उससे नीचे होता है। इसका चौथा पॉइंट, इसका आकार 10⁻⁷ मीटर से लेस देन, मतलब से कम होता है, ऐसे लिख लेते हैं। 10⁻⁷ मीटर से कम होता है, इससे कम है इसका साइज। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और लिख लें। पांचवा और छठा पॉइंट, पांचवा ये कोलायड है और ये बिलियन है। अब देखिए, इसमें माइक्रोस्कोप से कणों को देखा जा सकता है, कणों को देखा जा सकता है। इसमें माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, इसमें माइक्रोस्कोप से मिलने वाले और जिसने मिलाया है कणों को नहीं अदृश्य होते, कणों को नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता है।
इसमें जो कोलाइड्स होते हैं इसमें स्कैटरिंग की घटना पाई जाती है, प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन का मतलब बिखराव होता है कणों का, इसमें प्रकीर्णन नहीं होता है। इसमें स्कैटरिंग, स्कैटरिंग आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे। इसमें स्कैटरिंग की घटना पाई जाती है, पाई जाती है, और इसमें स्कैटरिंग की घटना नहीं पाई जाती। इसमें स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन की घटना नहीं पाई जाती। ये सब बेसिक डिफरेंस हैं, इसको ध्यान रखना है। और ये अपारदर्शी होता है, वो पारदर्शी होता है। यह अपारदर्शी होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट। यह अपारदर्शी, अपारदर्शी होता है, और यह पारदर्शी होता है, यह पारदर्शी होता है। तो ये पारदर्शी है, यह अपारदर्शी है। अब कुछ कोलाइड का एग्जाम्पल लिख लें, क्योंकि कोलाइड्स ही मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा कैसा कोलाइड है। कोलाइड देखिए, कोलाइड सभी तरीके की चीजों से बनते हैं, जैसे सॉलिड, जैसे लिक्विड, जैसे गैस, जैसे ठोस है। या मैं सीधे कोलाइड ही लिखता जाता हूं और बताता जाता हूं क्या है। जैसे सॉल है, सॉल क्या है? जब ठोस ठोस से मिलता है, ठोस ठोस से मिलता है तो उसी को सॉल कहा जाता है। जेल, जब ठोस द्रव से मिलता है तो उसी को जेल कहा जाता है। जेल लगाने के लिए आता है, बाल में भी बहुत सारे लोग लगाते हैं। और ये एरोसोल, एरोसोल, जब ठोस गैस के साथ और गैस ठोस के साथ मिलता है, दोनों दशाओं में। अभी आपको दिखाते हैं। दो फेज का मतलब सैल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय और विलायक, ये दो फेज होता है। तो दो फेज उसमें दिखता है, विलयन में दो फेज नहीं दिखता है। एमल्सन, जब द्रव द्रव के साथ मिलता है। एमल्सन पायस, जब द्रव द्रव के साथ मिलता है। अभी सबका एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, पहले नोट कर लें आप। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, एमल्सन। दूध बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें। इसमें दूध है, जैसे मिल्क है, ये मिल्क है। अब मिल्क में क्या होता है? एक तो पानी, दूसरा जानते दूध वाला, जो दूसरा दूध का पानी है, वो दोनों मिलते हैं। और इसमें जानते धुआं और कोहरा, धुआं और कोहरा। और ये ब्लड टाइप का होता है, जैसे ब्लड है कि नहीं। और ये प्लास्टिक वगैरह है। बात करेंगे, जीएस वाले बैच का हम लोग लास्ट में बात करेंगे।
अब देखिए इसमें दो चीजों को समझे। एक तो देखिए एरोसोल बहुत लोग नहीं समझ पाते, एरोसोल को बहुत लोग नहीं समझ पाते। एरोसोल, अब इसमें देखिए एरोसोल में दो है, जैसे स्मोक है, जैसे धुआं है, और जैसे फॉग है, कोहरा है। अब देखिए गैस जब सॉलिड के साथ मिलता है, गैस, तो धुआं बनता है। जैसे गैस जब ठोस के साथ मिलता है, आपने देखा होगा जब माचिस जलाते हैं, तो माचिस जब जलाते हैं तो आग है, आग क्या है, गैस है। और जिसको जलाते हैं, जैसे सिगरेट को जलाते हैं, सिगरेट क्या है, ठोस है। लकड़ी को जलाते हैं, जैसे देखिए माचिस, माचिस जब जलाते हैं तो आग निकलती है, और आग क्या है, गैस ही है कि नहीं, आग एक तरीके से गैस है। और ये जो है लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी क्या है, ठोस है। तो दोनों मिलकर के क्या निकलता है, धुआं निकलता है। और जैसे देखिए कोहरा कैसे बनता है, इसमें देखिए ये कोहरा कैसे बनता है, इसमें ठोस जो पार्टिकल है जब ये गैस के साथ मिलते हैं। अब ठोस क्या पार्टिकल है, जैसे धूल कण है, जैसे धूल कण है, और गैस क्या है, जैसे वाटर वेपर है, जल वाष्प है। जब इसी में सेटल हो जाते हैं, ये जल वाष्प, जब धूल कण जलवाष्प पे में घुल जाते हैं तो यही फॉग बनता है। इन्हीं दोनों को एरोसोल कहा जाता है, यही एरोसोल कहलाते हैं। ये कोलाइड है, ये कोलाइड है। सॉल का मतलब देखिए, ये सॉल लिखा हुआ है ना, तो ये ठोस का है, एरो गैस और ठोस है कि नहीं। अब वैसे मैं अगर सॉल की बात करूं तो सॉल का मतलब होता है ठोस ठोस के साथ जब मिलता है, ठोस ठोस के साथ, सॉलिड सॉलिड के साथ। तो सारे पॉलीमर इसी से बनते हैं, सारा प्लास्टिक। जैसे रबड़ है, जैसे देखिए रबड़, तो रबड़ कैसे बनता है, आइसोप्रीन से रबड़ बनता है, ये रबड़ है। और आप जानते हैं आइसोप्रीन, आइसोप्रीन से रबड़ बनता है। आइसोप्रीन से रबड़ बनता है। तो अब देखिए यहां गर्म करेंगे और ये सब, तो आइसोप्रीन क्या है, एक सॉलिड पार्ट है, ये ठोस है। तो कई आइसोप्रीन जब मिलते हैं आपस में तभी तो रबड़ बनता है, इसके कई अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। ये मोनोमर है, वो पॉलीमर है, मोनोमर है, ये पॉलीमर है। ये सब सॉल है, इसी को सॉल कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया। अब फिजिक्स के पार्ट पर आते हैं। ये बेसिकली ये सब चीजें पूछी जाती हैं। अब फिजिक्स के पार्ट पर आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, भौतिकी, फिजिक्स। अब देखिए फिजिक्स आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने बेसिक रूप से चर्चा की थी कि विज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत
कैसे कोई भी पदार्थ व्यवहार करता है उसका अध्ययन किया जाता है। हाउ मैटर बिहेव थ्रू टाइम एंड स्पेस इज फिजिक्स। कोई भी पदार्थ समय और स्थान के साथ कैसे व्यवहार करता है। कोई पदार्थ समय और स्थान के साथ, बस यही दो चीज की स्टडी की जाती है। चाहे वो लाइट हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो वेव हो, चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स हो, चाहे वो न्यूक्लियर फिजिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सब में यही देखा जाता है। कोई पदार्थ समय और स्थान के साथ कैसी व्यवहार करता है, इसी का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स कहलाता है, इसी का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। कोई भी पदार्थ समय और स्थान के साथ कैसे व्यवहार करता है। और फिजिक्स के जनक गैलीलियो को माना जाता है। वैसे 3 लोगों को जनक माना जाता है फिजिक्स का जनक। एक तो देखिए गैलीलियो, दूसरा न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि गैलीलियो ही फादर हैं, इसलिए लोग खाली गैलीलियो पर फोकस करने लगे। ये तीनों को फिजिक्स का जनक माना जाता है। इन तीनों को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। इन तीनों को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने चूंकि गैलीलियो को कहा, तो इस नाते मुख्य रूप से गैलीलियो को ही फादर ऑफ फिजिक्स के रूप में लिखा जाता है, भौतिकी का पिता। यद्यपि आइंस्टीन ने ही बहुत बड़ा काम किया था। गैलीलियो, अब गैलीलियो का बहुत सारा रोल है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और हाउ यूनिवर्स बिहेव थ्रू टाइम एंड स्पेस उसकी गणना किया। देखिए दूरबीन, टेलीस्कोप का आविष्कार, टेलीस्कोप, दूरबीन का आविष्कार किया और ये पता लगाया कि हाउ यूनिवर्स बिहेव थ्रू टाइम एंड स्पेस, पता लगाया कि कैसे ब्रह्मांड, सौरमंडल समय और स्थान के साथ व्यवहार करता है। समय और स्थान के साथ व्यवहार करता। देखिए कापरनिकस से बड़ा काम इन्होंने किया है। कापरनिकस ने तो ये बताया कि पृथ्वी गतिशील है, सूर्य स्थिर है। पहले माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, मतलब भारत में नहीं, भारत में तो पहले से पता था, लेकिन पश्चिमी दुनिया के लोग यही मानते थे। बात समझ रहे हैं? पश्चिमी दुनिया के लोग यही मानते थे कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी दुनिया के केंद्र में, और दुनिया भी नहीं जानते थे। वो तो कैसे कंसेप्ट आया हम लोग समझेंगे। तो इसलिए टेलीस्कोप का जब इन्होंने आविष्कार किया तो एक तो ब्रह्मांड को, पूरा सोलर सिस्टम को समझने में आसानी हुई, सौर मंडल को
सौरमंडल को समझने में आसानी हुई। अच्छा, और प्रकाश की गति को भी मापने का काम किया है। जब माप नहीं पाए, लेकिन इसलिए आइंस्टीन ने कहा कि गैलीलियो ने बहुत काम किया है। गैलीलियो पूरी रात भर, कई रात तक, महीनों तक पहाड़ियों पर बैठा रहता था, लालटेन लेकर के, लैंप लेकर के, मसाल जला करके, प्रकाश की गति मापने के लिए। तो प्रकाश की गति मापने का भी बहुत प्रयास किया इसने। प्रकाश की गति मापने का प्रयास किया, बहुत सफल नहीं रहा। तो फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिकी का पिता, विश्व में, भारत में, तो विश्व में गैलीलियो इटली का था। इटली का। और भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये बेसिक फिजिक्स को स्थापित किया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनका बहुत बड़ा काम है, बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत लोग सोचते हैं होमी जहांगीर भाभा को क्यों कहा जाता, क्यों चंद्रशेखर वेंकटरमण को नहीं कहा जाता, क्यों जगदीश चंद्र बसु। वो रीजन है, जब आप समझेंगे कि इन्होंने कैसे स्थापित किया। पूरा थ्योरेटिकल फिजिक्स को स्थापित करने का काम इन्होंने। देखिए, फंडामेंटल फिजिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स, इसीलिए तो यूपीएससी में पढ़ना पड़ता। फंडामेंटल फिजिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स को स्थापित किया। थ्योरेटिकल फिजिक्स को स्थापित किया। मूलभूत भौतिकी और सैद्धांतिक भौतिकी, ये सब बता चुके हैं, इसीलिए खाली एक बार रिवीजन करवा रहे हैं। ये सब मैं पहले भी करा चुका हूं, एक रिवीजन करवा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं। जहां से पढ़ाना है वहां से धीमा चलेंगे, क्योंकि ये सब चीज मैं लिखवा चुका हूं पहले भी। जिन्होंने रिवीजन किया होगा उनको पता होगा। अब देखिए, फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक हैं, और फिजिक्स में जानते सारे टॉपिक पढ़ना होता है, कोई भी टॉपिक इसमें आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, बशर्ते पढ़ने का मतलब है सिविल सेवाओं के ढंग से पढ़ना होता है। सबसे पहला कि ब्रह्मांड कैसे बिहेव करता है, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान, यही पहला ही टॉपिक रहता है। ब्रह्मांड विज्ञान, मैकेनिक्स, यांत्रिकी, और इसी में फ्लूइड मैकेनिक्स भी हो जाता है। लाइट, टेम्परेचर, मतलब हीट जिसको आप बोलते हैं सामान्यतः, वेव, साउंड, ध्वनि, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैद्युतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी,
विद्युत धारा और मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व और सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक, ये केमिस्ट्री में भी रहता है, इसमें भी रहता है, अर्धचालक और बहुत सारा यूनिट वगैरह, यूनिट्स, इकाइयां, यही मेनली इसके चैप्टर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैकेनिक्स से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसको भी पढ़ना पड़ता है। लाइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हीट से भी पूछे जाते हैं, वेव और साउंड से बहुत सारा सवाल। ये दोनों चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको सबसे पहले हम लोग लेंगे, और फिर जो कम महत्वपूर्ण है उसको एक बार देखते हुए चलेंगे। और इसके अलावा और भी चीजों को जोड़ेंगे। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी इसमें पहला जो टॉपिक है उससे बहुत अधिक सवाल पूछा जाता है। देखिए, ये इस टॉपिक से सबसे अधिक सवाल, और ये वेव वाले चैप्टर से बहुत अधिक सवाल पूछा जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स से भी बहुत अधिक सवाल पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी सवाल पूछा जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से भी पूछा जाता है, लेकिन उतना नहीं पूछा जाता है। लाइट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सबको। पहले उन टॉपिक को जहां से ज्यादा सवाल आता है। तो पहला टॉपिक कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा, फिजिक्स की वह शाखा जिसमें यूनिवर्स की स्टडी की जाती है, जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। लाइट के अंदर मिरर और लेंस आता है। हाँ, यूनिट तो बहुत छोटा पार्ट है, खाली लिस्ट बना लीजिए, समझ लीजिए बस। अब देखिए, पहले एक बार समझ लें कि किस तरीके से पूरा ब्रह्मांड की व्यवस्था है। तो देखिए, यूनिवर्स ये पूरा ज्ञात नहीं है। ये ब्रह्मांड है, ये मंदाकिनियों से बना है, और मंदाकिनी तारों से बनी है, तारे से बनी है, और तारे जो है प्लैनेट से बने हैं, ग्रह से बने हैं, और ग्रह के अंदर भी उपग्रह होते हैं, सब प्लैनेट्स होते हैं।
तो ये इसके भाग हैं, ये इसके भाग हैं, ये इसके भाग है, और ये यूनिट डायमेंशन सब एक ही चैप्टर है। सबसे आसान चैप्टर यूनिट और डायमेंशन ही है। जिनका साइंस कमजोर रहा है वो लोग थोड़ा यूनिट और डायमेंशन समझ नहीं पाते, लेकिन यहां पढ़ने के बाद सब समझ जाएंगे। अब देखिए, पहले तो वैज्ञानिकों को यह पता ही नहीं था कि ब्रह्मांड क्या है, मंदाकिनियां क्या हैं, तारे क्या हैं, ग्रह क्या हैं, उपग्रह क्या, ये सब कुछ भी पता नहीं था। आप जानते हैं इसका कुछ भी पता नहीं था। आप सभी लोग जानते होंगे, पहले ये चार लोग, इतने वैज्ञानिक का नाम जरा समझिए। देखिए, टालमी, फिर कापरनिकस, फिर गैलीलियो, फिर कैपलर, फिर न्यूटन, इधर आ जाइए, फिर हर्सल, एक तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, हब्बल, और स्टीफन हॉकिंग। जिन्होंने ब्रह्मांड से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण चीजों को किया। देखिए, पश्चिमी विद्वानों या पश्चिमी वैज्ञानिकों के पास ये ज्ञान ही नहीं था कि पृथ्वी गतिशील है। भारत में तो पहले से ज्ञान था, बल्कि पृथ्वी का नाम ही जगत रखा गया था। जगत मतलब जो गतिशील है, और उसका मालिक जगदीश कहा गया था। तो भारत में तो पहले से ही पता था। देखिए, अगर आप देखेंगे, ये पृथ्वी, अर्थ, पश्चिमी वैज्ञानिक मानते थे कि स्थिर है। पश्चिमी वैज्ञानिक, इनकी धारणा क्या थी? ये कहते थे पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है। इनको पता ही नहीं था, क्योंकि बाइबिल में यही लिखा हुआ है। क्योंकि बाइबिल में लिखा है कि पृथ्वी स्थिर है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक, जो पहले के वैज्ञानिक, उनको ऋषि बोला जाता था। तो भारतीय वैज्ञानिक ये जानते थे कि पृथ्वी गतिशील है। आर्यभट्ट ने ही सारी चीज बता दी थी बहुत पहले, पृथ्वी गतिशील है, पृथ्वी गतिशील है। और इसीलिए पृथ्वी का नाम ही रखा गया था जगत, पृथ्वी। और विनोबा भावे ने जगत जय जगत का नारा दिया था। जगत, जगत का मतलब जो गतिशील है, जो गतिशील है, जो गतिशील है, उसे जगत या पृथ्वी कहा जाता है। और इसी का मालिक जगदीश बोला गया था।
अब देखिए, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता, पहले मैं उन पार्ट को पूरा करूं। सबसे पहले टालमी ने इस विचार को स्थापित कर दिया था वैज्ञानिक रूप से। देखिए, बाइबल में क्या माना जाता क्या नहीं माना जाता, वो तो एक धर्म पुस्तक की बात हुई, लेकिन पश्चिम के वैज्ञानिक टालमी, जो भूगोल में भी जिन्होंने काम किया था, विज्ञान में तो इनका काम है ही, इन्होंने सबसे पहले अपने प्रयोगों के द्वारा स्थापित किया कि पृथ्वी स्थिर है, और जियोसेंट्रिक इन्होंने संकल्पना दी। तो देखिए, टालमी, अब लिखते चलेंगे एक एक लाइन। टालमी, इन्होंने जियोसेंट्रिक संकल्पना दी, भू केंद्रीय संकल्पना। अपने प्रयोग भी किए इस पे, भू केंद्रीय, जबकि भू केंद्रीय नहीं है, सूर्य केंद्रीय है ब्रह्मांड। इन्होंने भू केंद्रीय संकल्पना दी और बताया, कि दुनिया के केंद्र में, ये लोग ब्रह्मांड भी नहीं जानते थे, दुनिया के केंद्र में पृथ्वी है, सूर्य सहित सभी ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहे, सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे। एकदम गलत बात बताया, लेकिन बताया, ये बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वी, केंद्र में पृथ्वी है, सूर्य सहित सभी ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये इन्होंने स्थापित किया इस बात को। तो इन्होंने जियोसेंट्रिक संकल्पना दी, भू केंद्रीय। कंसेप्ट दिया, हाइपोथेसिस दी, है कि नहीं, हाइपोथेसिस। जियोसेंट्रिक, भू केंद्रीय संकल्पना। अब ये संकल्पना बहुत लंबे समय तक चलती रही। पहली बार कापरनिकस एक पादरी थे, गैलीलियो भी पादरी थे, कापरनिकस एक पादरी थे। जब विज्ञानवाद शुरू हुआ, आधुनिक दौर की शुरुआत हुई, पुनर्जागरण का काल शुरू हुआ, रेनेसा का काल, और विज्ञान का विकास हुआ, तो पादरियों ने सोचा कि क्यों ना विज्ञान के माध्यम से बाइबल को सिद्ध कर दिया जाए और पूरी दुनिया बाइबल मानने के लिए बाध्य हो जाए। इसलिए वो चाहते थे कि विज्ञान का रास्ता अपनाया जाए, विज्ञान को साधन के रूप में लिया जाए, और विज्ञान के साधन से बाइबल को वैज्ञानिक पैमानों पर खरा सिद्ध कर दिया जाए, और फिर क्रिश्चियनिटी का फैलाव हो। उनका उद्देश्य यही था। इसीलिए उन्होंने कापरनिकस, गैलीलियो, कैपलर, ये सब जो पादरी थे, इनके नेतृत्व में प्रयोग शुरू करवाया। कापरनिकस भी एक चर्च के बहुत बड़े पादरी थे। जब उन्होंने प्रयोग शुरू किया तो उन्होंने कहा, अरे भाई, ये तो गलत है। पृथ्वी दुनिया के केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य दुनिया के केंद्र में है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी और बाकी ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। तो कापरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक संकल्पना दी। देखिए, ये कापरनिकस पहली बार यही कापरनिकस के द्वारा, देखिए कापरनिकस, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक संकल्पना दी। इन्होंने पश्चिम में क्रांति ला दिया, हेलियो सेंट्रिक, सूर्य केंद्रीय हाइपोथेसिस दी, सूर्य केंद्रीय संकल्पना दी, सूर्य केंद्रीय संकल्पना दी, और बताया कि दुनिया के केंद्र में, ये लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं दुनिया, सौर मंडल, वो तो कैपलर तक आते आते चीजें क्लियर हो गई।
तो हेलियोसेंट्रिक संकल्पना, ये इन्होंने सूर्य केंद्रीय संकल्पना दी और बताया कि ब्रह्मांड के, और बताया कि दुनिया के केंद्र में, और बताया कि दुनिया के केंद्र में सूर्य है, सभी ग्रह पृथ्वी सहित सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ये इन्होंने बताया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा, आप जानते होंगे इनको फिर सजा दी गई। और आप जानते हैं आज एक महान व्यक्ति का जन्मदिन है, आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट का आज ही जन्मदिन है। भारत में दो महान विभूति, एक तो अंतर्राष्ट्रीय विभूति आर्यभट्ट, और एक भारत में जिन्हें जाना जाता है भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी आज ही जन्मदिन है, लेकिन आर्यभट्ट का आज जन्मदिन है, जिसको पूरी दुनिया में नासा भी मनाता है आर्यभट्ट का जन्मदिन। तो आर्यभट्ट ने इससे पहले ही बता दिया था कि दुनिया के केंद्र में कौन है। आर्यभट्ट ने बताया कि दुनिया के केंद्र में सूर्य है। और सोचिए, कापरनिकस से 1100 वर्ष पहले, 400 कापरनिकस से 1100 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने, जानते हैं जिनका जन्म आज ही 14 अप्रैल को आर्यभट्ट का जन्मदिन, तो आज संयोग से देखिए पढ़ाते समय उनका जन्मदिन की भी बात आ गई। तो आर्यभट्ट ने, जिनका आज ही जन्मदिन है और नासा भी मना रहा है इनका जन्मदिन, और भारत का पहला, जानते हैं, उपग्रह आर्यभट्ट के नाम पर ही छोड़ा गया। तो ये आर्यभट्ट ने कापरनिकस से 1100 वर्ष पहले, 1100 वर्ष पहले, तारेगना पटना के निकट है, तारेगना पटना, पाटलिपुत्र, तारेगना पटना में अपने प्रयोग के द्वारा, वहां पे जानते हैं खगोल और तारेगना दोनों है, पटना में ही आता है। कापरनिकस से 1100 वर्ष पहले तारेगना पटना में अपने प्रयोग के माध्यम से यह बताया कि सौरमंडल, इन्होंने क्लियर करके बताया कि सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, केंद्र में सूर्य है। अर्थात हेलियोसेंट्रिक संकल्पना विज्ञान के आधार पर आर्यभट्ट ने दिया था, कापरनिकस ने नहीं दिया था। हां, लेकिन अभी तक किताबों में यही चलता है, सूर्य केंद्रीय संकल्पना, जानते, आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया था। और आप सभी लोग जानते हैं आर्यभट्ट ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया और प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया। आर्यभट्ट ने कहा कि जिस प्रकार से नाव में जब हम बैठ करके गतिशील होते हैं, तो गतिशील हम होते हैं, लेकिन गतिशील दिखता कौन है? गतिशील कौन दिखता है? गतिशील दिखता है किनारा, पेड़ पौधे। नाव में बैठ करके कभी जाइए, आप बस में बैठ करके जाइए, तो आपको क्या लगता है? जैसे पेड़ पौधे गतिशील हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, और जबकि गति आप कर रहे हैं। नाव में बैठे हुए व्यक्ति को पूरा किनारा, पेड़ पौधे, घर मकान सब गतिशील दिखते हैं, लेकिन गतिशील कौन होता है? व्यक्ति स्वयं। इसी प्रकार से आर्यभट्ट ने कहा कि हम पृथ्वी से देखते हैं कि सूर्य चंद्रमा गतिशील है, लेकिन गतिशील वो नहीं है, गतिशील हम हैं, अर्थात पृथ्वी गतिशील है। और इस आधार पर उन्होंने प्रूव किया हेलियोसेंट्रिक। तो कापरनिकस ने बहुत पहले ही इस चीज को प्रूव कर दिया था, बात समझ रहे हैं। लेकिन कापरनिकस से बहुत पहले आर्यभट्ट ने इस चीज को प्रूव कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें आर्यभट्ट का ऑप्शन नहीं रहता, तो आपको वही जवाब देना होगा जो रहता है। जैसे देखिए, ये एक क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था, जबकि वहीं जानते बिहार में ही जन्म हुआ है आर्यभट्ट का। जन्म नहीं बल्कि उनकी कर्मस्थली रही है, बिहार ही आर्यभट्ट की कर्मस्थली रही है, तारेगना और खगोल।
लेकिन एक क्वेश्चन क्या आया था 2015 में, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती, बताइए कौन, किसने की? बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। देखिए कापरनिकस, कापरनिकस। तो बहुत लोग पूछते हैं कि फिर आर्यभट्ट को क्यों नहीं माना जाता? अरे भाई उसका माना जाएगा जिसका समय चल रहा है। जिस जब आप एसडीएम हो जाएंगे, डिप्टी एसपी हो जाएंगे, आईएएस हो जाएंगे, आईपीएस हो जाएंगे, तो आपके बारे में चर्चा होगी। आप कहिए कि उपेंद्र अनमोल के बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही, नरेंद्र मोदी के बारे में क्यों चर्चा? नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके गुणों पर अभी चर्चा चल रही है, हमारी गुणों पर चर्चा रुकी हुई है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे, जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, तो लोग कहेंगे ये बचपन से ही क्रांतिकारी था। बचपन में जब ये पढ़ता तो नहीं था, लेकिन लगता था जैसे कुछ सोच रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, तो आपके बारे में सारी अच्छी बात बोली जाएगी। तो पुनर्जागरण के काल में पश्चिम स्थापित हुआ, पश्चिमी देश स्थापित हुए, औद्योगिक पुनर्जागरण ब्रिटेन में संभव हुआ। इस नाते पश्चिमी देशों के ही वैज्ञानिकों का हर चीज में नाम, कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने, अरे भारत की खोज कौन करेगा? वास्को डिगामा को पहली बार भारत का पता चला, भारत हमेशा से था, उसको पहली बार, उसको उससे भी पहले सिकंदर वगैरह आए थे कि नहीं, मैगस्थनीस आए थे कि नहीं? तो भारत की खोज पश्चिम, अरे आधुनिक समय में पश्चिम के वास्को डिगामा भारत आए, उनको भारत का पता चला, उन्होंने कहा भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। गलत बातें हैं लेकिन पढ़ाई जाती हैं। भारत आदि से था, हमेशा से था, अभी भी है। भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी है कि नहीं? तो इस नाते ऐसा। तो ये जो है, आपने देखा कि हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली, इन्होंने जियोसेंट्रिक, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक। तो देखिए ऐसे नाम लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। टालमी बहुत लंबा है, इस पे अगर मैं बात करूंगा टाइम ज्यादा चला जाएगा। देखिए इन्होंने जियोसेंट्रिक संकल्पना दी, जियोसेंट्रिक, भू केंद्रीय संकल्पना दी, और बताया कि पृथ्वी दुनिया के केंद्र में, पृथ्वी दुनिया के केंद्र में है। और कापरनिकस पहले व्यक्ति हैं पश्चिम में, भारत में तो बहुत पहले से वेदों में, उपनिषदों में भी जानते हैं, सूर्य पृथ्वी को गतिशील स्वीकार किया गया, बहुत सारे श्लोक हैं उस पे। हेलियो सेंट्रिक, सूर्य केंद्रीय संकल्पना दी, बताया कि दुनिया के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है। दुनिया के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही, चक्कर लगा रही है। ये कापरनिकस ने बनाया, लेकिन कापरनिकस से बहुत पहले आर्यभट्ट, जिनका आज जन्मदिन है, आर्यभट्ट ने इससे बहुत पहले, क्योंकि ये भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है इसलिए ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट ने इनसे 1100 वर्ष पहले, पटना बिहार में एक जगह, पटना के बगल में ही तारेगना खगोल है, आर्यभट्ट ने इससे 1100 वर्ष पहले यह सिद्ध कर दिया था, यह सिद्ध कर दिया था।
तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब इसके बाद देखिए, ये वैज्ञानिक आए, गैलीलियो आए, फिर कैपलर आए, फिर जो है न्यूटन आए, हर्सल आए। इन्होंने क्या क्या कहा, सबकी बात लिख लीजिए पहले फटाफट। देखिए, गैलीलियो, जिनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, इनका रोल देखिए। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार करके सारे ग्रहों, तारों और ब्रह्मांड के अध्ययन को व्यापक बनाने का काम किया। तो टेलीस्कोप, दूरबीन की खोज की, दूरबीन से ही तो दिखेगा, बढ़िया दूरबीन बनाया इन्होंने। ये 1609 में दूरबीन की खोज की, और दूरबीन के माध्यम से, दूरबीन के माध्यम से ग्रहों की गति, ग्रहों की गति, क्षुद्र ग्रहों, एस्टेरॉयड्स, क्षुद्र ग्रहों, उल्का पिंडों, मेटेरॉइड आदि का अध्ययन किया, आदि का अध्ययन किया। इन्होंने पूरा ब्रह्मांड, ग्रह कैसे बिहेव करते हैं, समय स्थान के साथ कैसे बदल जाते हैं, क्या क्या लोकेशन होता है, मतलब ज्योतिष में जो पहले कहा गया था कि कैसे क्या होता है, क्या होता है, उन्होंने विज्ञान के माध्यम से, टेलीस्कोप के माध्यम से, प्रयोग और परीक्षण के द्वारा, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण, प्रेक्षण और प्रयोग के द्वारा इस सारी बात को स्थापित करना शुरू किया। प्रेक्षण और परीक्षण, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये गैलीलियो का रोल। अब गैलीलियो के बाद कैपलर आए। कैपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया। इन्होंने कहा आपने गति का अध्ययन कर ही लिया, तो लाइए मैं करता हूं कि ग्रह कैसे गति करते हैं। अब देखिए, कैपलर ने लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिया, ग्रहों के गति का नियम दिया, ग्रहों के गति का नियम दिया कैपलर ने। इन्होंने लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों के गति का नियम दिया, ग्रहों के गति का नियम दिया कि ग्रह कैसे गति करते हैं, और बताया कि ग्रह इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रहों के गति का नियम, जैसे पृथ्वी पे गति का नियम न्यूटन ने दिया। देखिए, इन्होंने कहा ये सूर्य है, ये सन है, और ये देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट में ग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसकी ऑर्बिट इलिप्टिकल है। ये जो इन्होंने बताया, ये भी एक बहुत क्रांतिकारी बात थी कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रह सूर्य की
परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। तो कैपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया, न्यूटन ने पृथ्वी पर गति का नियम दिया। इसके बाद देखिए न्यूटन आए, न्यूटन ने पृथ्वी पर, इन्होंने देखिए ग्रहों के गति का नियम दिया, इन्होंने ग्रहों के गति का अध्ययन किया, इन्होंने बताया कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी गतिशील है, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य गतिशील है, उल्टा बताया था। और ये न्यूटन है जिन्होंने बताया पृथ्वी पर गति का नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, पृथ्वी पर गति का नियम, पृथ्वी पर गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन ऑन अर्थ, लॉ ऑफ मोशन, 3 नियम दिया था, आप सभी लोग जानते हैं, लॉ ऑफ मोशन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर गति का नियम दिया। और तीनों नियम से आप परिचित हैं, गति के समीकरण भी दिए थे, ये तीनों समीकरण इन्हीं का दिया गया, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और इसके अलावा जड़त्व का नियम, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स में, अभी खाली नाम जान लीजिए। और गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया। खैर इनसे बहुत पहले भारत में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य ने ये सब नियम दे दिया था। भास्कराचार्य ने, देखिए ये सारी किताब जानते, भास्कराचार्य ने करीब, इनसे आप मान करके चलिए 600 वर्ष पहले ये सारी बात बता दी थी, है कि नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम भास्कराचार्य ने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम भास्कराचार्य ने दिया था, और पृथ्वी पर गति का नियम भी भास्कराचार्य का है। ये तीनों फार्मूले जानते हैं, भास्कराचार्य की किताब में है, और भास्कराचार्य न्यूटन से 550 वर्ष पहले हुए थे। देखिए भास्कराचार्य, इन्होंने पृथ्वी पर गति का नियम, पृथ्वी पर गति का नियम इन्हीं का है। बहुत लोग मानते हैं कि न्यूटन ने नकल किया होगा, क्योंकि हूबहू समीकरण लिख दिया न्यूटन ने, जैसा भास्कराचार्य की लीलावती किताब में है, सिद्धांत शिरोमणि में ये है, वो तो पुरानी किताब है। और जो है ये गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम ये सिद्धांत शिरोमणि किताब में है, और 550 वर्ष पहले ये किताब लिखी गई। सिद्धांत शिरोमणि लीलावती खंड है, इनकी बिटिया का नाम लीलावती था, लीलावती खंड है, इसका पार्ट है। न्यूटन से 550 वर्ष पहले इन्होंने, हाँ ब्रह्मगुप्त ने भी उस पर बात करी थी, ब्रह्मगुप्त ने भी बात की है ये वाले नियम पे, ब्रह्मगुप्त ने। इसीलिए अब यूपीएससी में जानते हैं भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान पर भी क्वेश्चन आने लगे हैं कि अचीवमेंट ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय वैज्ञानिकों का विज्ञान और तकनीकी में योगदान। कई बार हम दूसरे वैज्ञानिकों का रोल तो जान रहे हैं, लेकिन अपने लोगों का रोल ही नहीं जान पा रहे हैं, इसीलिए लोगों से पूछा जाता तो लोग जान ही नहीं पाते। तो न्यूटन ने पृथ्वी पर गति का नियम। अब देखिए हर्शल और हब्बल, हर्शल ने सबसे पहले ब्रह्मांड की संकल्पना दी, सबसे पहले ब्रह्मांड की संकल्पना दी और बताया
और बताया कि सौर मंडल तक ही नहीं है दुनिया, सोलर सिस्टम, सौर मंडल, और बताया कि सौर मंडल तक ही नहीं है दुनिया, सौर मंडल तक नहीं है दुनिया, इससे आगे भी है दुनिया। इससे यहीं से ब्रह्मांड की संकल्पना वैज्ञानिक रूप से आधुनिक समय में मानी जाती, इससे आगे भी है दुनिया, इससे आगे भी है दुनिया। तो इसीलिए माना जाता है कि ब्रह्मांड की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की संकल्पना के लिए जाने जाते, एग्जाम में आया भी हुआ है मिलाने के लिए। अब हर्शल के बाद हब्बल आए, जिन्होंने मंदाकिनी की संकल्पना दी और बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसी हर्शल के बाद हबल आए। इनके बाद हब्बल, इन्हीं के नाम पे हब्बल टेलीस्कोप है, जिसको अब हटा करके रिप्लेस करके जेम्स वेब टेलीस्कोप अब स्थापित किया जा रहा है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने मंदाकिनी की संकल्पना दी, इन्होंने गैलेक्सी, मंदाकिनी की संकल्पना दी और बताया कि ब्रह्मांड मंदाकिनियों से मिलकर बना हुआ है, और बताया कि ब्रह्मांड मंदाकिनी से मिलकर बना है। यूनिवर्स इज ए ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। और इन्होंने कहा मंदाकिनियां ब्रह्मांड की प्रायद्वीप है। इनका एक सेंटेंस है कि मंदाकिनी ब्रह्मांड की प्रायद्वीप है, ब्रह्मांड की प्रायद्वीप है। गैलेक्सी इज द पेनिनसुला ऑफ यूनिवर्स, ये इनका बहुत ही चर्चित स्टेटमेंट है। और इन्होंने कहा ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा, मंदाकिनियां एक दूसरे से दूर जा रही, और इन्होंने कहा ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और रेड शिफ्ट थ्योरी बनाई, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, मंदाकिनी एक दूसरे से दूर जा रही, मंदाकिनी एक दूसरे से दूर जा रही, मंदाकिनी एक दूसरे से दूर जा रही। इन्हीं के नाम पर अमेरिका ने हब्बल टेलीस्कोप छोड़ा था, जिसको अब रिप्लेस किया गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब की बार पीटी में क्वेश्चन आ सकता है जेम्स वेब टेलीस्कोप से। अब देखिए हर्शल, हब्बल, इन्होंने यूनिवर्स, इन्होंने मंदाकिनी की संकल्पना, और इसके बाद स्टीफन हॉकिंग,
जिन्होंने बताया कि ब्रह्मांड 4 प्रकार के बलों से मिलकर कार्य करता है। ब्रह्मांड 4 प्रकार के बलों से बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। 4 प्रकार के फोर्स से बंधा हुआ है, और इन्होंने बताया कि वो फोर्स ये 4 है। उन्होंने कहा नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। नंबर 3 वीक फोर्स, कमजोर बल। और नंबर 4 न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। ब्रह्मांड 4 प्रकार के बलों से बंधा हुआ है। तो आपने सबके बारे में समझ लिया। ये सारे वैज्ञानिक हैं जो इंपॉर्टेंट है कॉस्मोलॉजी में, जिन्हें देखा जाता है, जिन्हें समझा जाता है या जिनसे रिलेटेड। देखिए दोबारा मैं रिवाइज करवा देता हूं। इन्होंने बताया कि भू केंद्रीय संकल्पना, इन्होंने बताया कि पृथ्वी दुनिया के केंद्र में है। ये जियोसेंट्रिक संकल्पना, इन्होंने बताया कि सूर्य दुनिया के केंद्र में है, बाकी सब लोग चक्कर लगा रहे हैं उसका। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और उसके माध्यम से ग्रहों के गति और सारी चीजों के बारे में समझाया। लेकिन इन्होंने ग्रहों के गति का नियम दिया, कैपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया, न्यूटन ने पृथ्वी के गति का नियम दिया। जब दिया नहीं है लेकिन फिर भी जो माना जाता है उसको पढ़ लीजिए आप। वो बाद में जब जानते हैं दोबारा ये सब होगा कि आर्यभट्ट ने क्या किया, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वो सब बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी ये मान लीजिए जो माना जाता है। देखिए ये यद्यप गलत है लेकिन फिर भी देखिए, ये इन्होंने भू केंद्रीय संकल्पना, इन्होंने सूर्य केंद्रीय संकल्पना, इन्होंने ग्रहों के गति का अध्ययन किया, इन्होंने ग्रहों के गति का नियम दिया, इन्होंने पृथ्वी पर गति का नियम दिया, इन्होंने ब्रह्मांड की संकल्पना दी, इन्होंने मंदाकिनी की संकल्पना दी, और इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड कैसे बंधा हुआ है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखिए जब ये बात समझ में आ गई तो कॉस्मोलॉजी को पढ़ना आसान हो गया। ब्रह्मांड विज्ञान। अब ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे पहले ब्रह्मांड क्या है जरा ध्यान से सुनेंगे। ब्रह्मांड को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है कि व्हाट इज यूनिवर्स, ब्रह्मांड क्या है। ये अपने आप में इसको डिफाइन करना भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ब्रह्मांड पूरा ज्ञात नहीं, खाली 4% ब्रह्मांड ज्ञात है। देखिए इसमें 4% ज्ञात है, ये ज्ञात है, नोन है, 4% ही नोन है। और ये जो 96% है ये अज्ञात है, ये अननोन है, ये अननोन है। और इसी जो 96% है इसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है ये करीब 27% तो डार्क मैटर है, सॉरी 23% डार्क मैटर है, और ये डार्क एनर्जी, ये ब्लैक होल और इससे जुड़े हुए कंसेप्ट है। यहां से डार्क एनर्जी ये करीब 69% है, ये 69% है।
ये 27 कर लीजिए, सॉरी 23 मैंने लिख दिया, 23 से 27, तभी आपका पूरा जोड़ बैठेगा। यही इतना विजिबल है, ये इतना विजिबल है, दृश्य है, इसको देखा जा सकता है। अब जो देखा जा सकता है उसी के अंदर पढ़ा जाता है। तो इसीलिए ब्रह्मांड को डिफाइन किया जाता है कि जो ज्ञात और अज्ञात है, ब्रह्मांड क्या, डीप स्पेस, जो ज्ञात और अज्ञात है उसी को ब्रह्मांड कहा जाता है। तो इसको डिफाइन किया जाता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जरा ध्यान से सुनेंगे। डीप स्पेस, अपार आकाश, डीप स्पेस, अपार आकाश या अंतरिक्ष ज्यादा उचित वर्ड है, अपार अंतरिक्ष, जो ज्ञात और अज्ञात है, जो ज्ञात और अज्ञात है उसे यूनिवर्स कहा जाता है। ज्ञात 4% है और अज्ञात 96%। जो नोन और अननोन है, जो ज्ञात और अज्ञात है, अपार आकाश जो ज्ञात और अज्ञात है उसी को ब्रह्मांड कहा जाता है। यह मंदाकिनियों से मिलकर बना, उसी के लास्ट में लिखेगा, यह मंदाकिनियों, गैलेक्सीज, यह मंदाकिनियों से मिलकर बना है, ये मंदाकिनी से मिलकर बना है। तो इसमें आप जान रहे हैं कि ज्ञात केवल 4% है और अज्ञात में डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी है। अब ये मंदाकिनी से मिलकर बना हुआ है। देखिए ब्रह्मांड कितनी मंदाकिनी से मिलकर बना हुआ है। तो ये ब्रह्मांड आप देखिए 10⁻11 गैलेक्सीज से मिलकर बना हुआ है, 100 अरब मंदाकिनी से। 10⁻9 1 अरब होता है और ये 100 अरब है, 100 अरब मंदाकिनी से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्मांड 100 अरब मंदाकिनियों से मिलकर बना हुआ है। अब देखिए ये ब्रह्मांड इतनी मंदाकिनियों से मिलकर बना, इसी में एक हमारी मंदाकिनी है जिसका भाग सूरज है, सूर्य है। देखिए ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। ये 10⁻11, उतना तो मैं लिख ना सकूंगा, खाली यहीं लिख देता हूं। इतनी गैलेक्सी से मिलकर बना हुआ है। इसी में हमारी जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है, मिल्की वे। मिल्की वे, जिसको आप आकाश गंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं, आकाश गंगा या
दुग्ध मेखला, क्योंकि मिल्की वे का अनुवाद करेंगे तो दुग्ध मेखला। ये हमारी गैलेक्सी है, इसी गैलेक्सी का सूर्य भाग है। सूर्य इसी गैलेक्सी का तारा है, इसी गैलेक्सी का तारा है। तो सूर्य जिस गैलेक्सी का तारा है उस गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। और मिल्की वे के जस्ट बगल में जो गैलेक्सी है, जो पड़ोसी गैलेक्सी है, ये एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मिल्की वे के बगल की गैलेक्सी, मिल्की वे के, मिल्की वे की पड़ोसी गैलेक्सी, नेवर में जो है पड़ोसी गैलेक्सी, ये एंड्रोमेडा है। इसको नोट कर लीजिए। और इसी मिल्की वे का ही पार्ट सूर्य है। सभी गैलेक्सीज में लगभग 10⁻11 स्टार हैं, और इसी में से एक स्टार जानते हैं सूर्य। देखिए अब सारे गैलेक्सीज में, सभी गैलेक्सी में, सभी मंदाकिनी में लगभग 10⁻11 स्टार आते हैं। इतने तारे हैं, और इसी में एक तारा सूर्य है, जो हमारा तारा है। हमारा तारा है, सूर्य है। पृथ्वी इसी तारे के अंदर, तारे से टूटकर बनी है। पृथ्वी इसी तारे से टूटकर बनी है। और इस सूर्य के बगल वाला जो तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के निकट का तारा, सूर्य के निकट का तारा यही है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए, मंदाकिनी तारों का समूह है, बहुत सारे तारे मिलकर के मंदाकिनी बना रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि मंदाकिनी तारों का समूह है। तारों का समूह है, ग्रुप ऑफ स्टार है, ग्रुप ऑफ स्टार। और सारे स्टार मिला करके क्या बनाते हैं? तारा मंडल, कॉन्स्टिलेशन, तारा मंडल। सभी तारे मिलाकर तारा मंडल बनाते हैं।
अब देखिए, ये जो हमारा तारा सूर्य है, इसका भी अपना एक सिस्टम है, उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। इसी सूर्य से 8 ग्रह बने हुए, देखिए सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, सौर मंडल जिसे आप कहते हैं, सौर मंडल। सौर मंडल में कौन है? सूर्य है और 8 ग्रह हैं जो सूर्य से ही टूट करके बने। ये सूर्य और 8 ग्रह। अगर सोलर मंडल की बात किया जाए तो इसमें सूर्य ही 99.97% है। हाँ, तारामंडल और मंदाकिनी अलग है, क्योंकि मंदाकिनियों में और भी चीजें आती, मंदाकिनी में और भी चीजें आती, तारों के अलावा भी। मुख्यतः तारों से तो बनी है, लेकिन तारों के अलावा भी चीजें। अब इसमें देखिए 99.97% सूर्य है सोलर सिस्टम में, और ये केवल 0.03%। तो सौर मंडल का, सौर मंडल का 99.97% भाग सूर्य है। केवल 0.03% में 8 ग्रह, 8 ग्रह। अब इस 8 ग्रहों में 92%, खाली 92% बृहस्पति और शनि है। सोचिए, जो 0.03% है, इसका 92%। ये सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि, केवल 2 ग्रह, केवल 2 ग्रह हैं ये, बृहस्पति और शनि। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो सोलर सिस्टम में ये सूर्य है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, और इसके बाद ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये नोट कर लीजिए, यहीं से हम लोग शाम को शुरुआत करेंगे। बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, और यूरेनस, अरुण, और नेपच्यून, वरुण। ये सोलर सिस्टम है। दीज आर सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम के नाम से जाना जाता है, सोलर सिस्टम, सौर मंडल है ये। तो यहीं से हम लोग शाम की क्लास में शुरुआत करेंगे, और इसमें लगभग आधी घंटा टाइम लगेगा। इसके बाद फिर अगले चैप्टर पर आएंगे, और अगले चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ऊर्जा और तरंगों से जुड़ी हुई चीज क्लियर करेंगे, जो कई क्लासेस में जिसका यूज होता है, तो उसको समझेंगे, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज देखिए, 2 महान पुरुषों का जन्मदिन है। एक पूरी दुनिया में जो विख्यात हैं, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट भट्ट का आज जन्मदिन है, और आर्यभट्ट ने पूरी दुनिया को विज्ञान के मूल संदर्भों से, मूल कंसेप्ट से अवगत कराया। और एक दूसरे महापुरुष जिन्होंने संविधान के प्रारूप समिति में काम किया, ड्राफ्ट कमेटी में काम किया, और भारत के संविधान को बनाने
और उसको उसके बहुत सारे भागों को व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए जिन्हें जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका भी आज जन्मदिन है। उन दोनों लोगों को हम लोग बहुत बहुत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, आप लोगों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। और शाम को पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। अच्छा, एक चीज और सब लोग ध्यान रखेंगे, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है जनरल, जो करंट हम लोगों का ये जनरल स्टडी का बैच है जो 12 महीने चलेगा और एक क्रांतिकारी बैच है, जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है इस बैच में वो एडमिशन ले लें, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है और इसलिए अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जिनका इन इंस्टॉलमेंट के माध्यम से लेना चाहते हैं, उनके लिए 1-2 दिनों में व्यवस्था होगी, लेकिन बाकी लोग जानते हैं कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप इसमें जो है एडमिशन ले लें, क्योंकि ये मात्र 10,000 रुपए में आपको 12 महीने का कोर्स और जिसमें 10 से अधिक पार्ट है उसको हम लोग शामिल, जैसे देखिए हिस्ट्री का पार्ट है, पॉलिटी का है, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईआर, जो पीटी से जुड़ा हुआ हर पहलू, पीटी से जुड़ा हुआ हर पहलू, हर पार्ट को हम लोग महाक्रांति के माध्यम से, अर्थात इतने बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे कि आपको पीटी पास करने में कभी कोई चुनौती नहीं आएगी। और वर्तमान में विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पीटी पास करना है कि कैसे पीटी पास किया जाए। यह कोर्स पूरा 1 साल चलेगा और वैलिडिटी की कोई चिंता मत करिए, 1.5 साल वैलिडिटी है, और जिसको लगेगा कि भाई उससे ज्यादा चाहिए उसका बढ़ाया जा सकता है। अर्थात ये पूरा 1.5 साल की वैलिडिटी है, 1 साल का पूरा कोर्स है और 1,000 रुपए से कम महीने का, जानते हैं एक तरीके से देखा जाए, चार्ज है। ये अलग बात है कि इसको इकट्ठा इसकी फीस इतनी है, कुछ दिनों के बाद इसकी फीस बढ़ भी जाएगी, तो इसलिए जो लोग इंटरेस्टेड है इसको ज्वाइन करें। हम लोग 19 अप्रैल से अभी सोच रहे हैं, 19, 20 या 21 के बीच में इसी में शुरुआत करेंगे और सबसे पहले करंट अफेयर के माध्यम से इस क्लास की शुरुआत करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ाने से बहुत सारे स्टेट एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उनको सीधा फायदा हो सकता है। जैसे बीपीएससी का एग्जाम 8 मई को है, तो जो बिहार में बीपीएससी दे रहे हैं बच्चे उन सबको लाभ हो सकता है। अब तो बीपीएससी केवल बिहार के बच्चे नहीं देते, अब तो बीपीएससी दिल्ली में, राजस्थान के स्टूडेंट, हरियाणा के स्टूडेंट, पंजाब के स्टूडेंट, यूपी के स्टूडेंट, एमपी के स्टूडेंट, बिहार के, झारखंड के, मतलब बीपीएससी अब सारे देश के बच्चे एक तरीके से देने लगे, इसलिए फाइट बहुत बढ़ गई है। अब बीपीएससी वही पास कर सकता है जिसका लेवल यूपीएससी जैसा हो, और आगे आप देखेंगे अब की बार जो पीटी आएगा उसका लेवल भी आपको अलग दिखेगा, और 1-2 सालों में जानते एकदम उसका लेवल, जैसे बीपीएससी मेंस का लेवल हो गया 62वीं के बाद, आप देखिए 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं में जो मेंस के क्वेश्चन का लेवल है वो यूपीएससी जैसा हो गया है। तो आने वाले समय में बीपीएससी प्रीलिम्स का भी लेवल वही होने वाला है। तो इस नाते अपनी तैयारी को धार दें उस लेवल पर, यूपीएससी के लेवल पे, और इसीलिए जो लोग नहीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस बैच को ज्वाइन करें, उन्हीं के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टेट पीसीएस तभी पास कर सकते हैं, एसडीएम और डिप्टी एसपी तभी बन सकते हैं आप जब आपके एक लेवल की तैयारी हो, क्योंकि अब फाइट बढ़ती जा रही है, अब आसानी से प्रीलिम्स में सफल नहीं हुआ जा सकता। इसी सब को ध्यान में रखते हुए हमने इस बैच को लाने का निर्णय किया है, और यह बैच आपके जीवन में परिवर्तन का बहुत बड़ा कारक होगा, इसलिए आप स्वयं जानते हैं, जल्दी से जल्दी से लें और अपने से जुड़े लोगों को भी बताएं। तो इस क्लास में जो लोग जुड़े सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को दोबारा हम लोग मिलेंगे, सोलर सिस्टम से शुरुआत करेंगे, उसमें आधी 1 घंटे लगेगा, और इसके बाद जानते दूसरे टॉपिक पर आएंगे। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से पढ़ते चलेंगे, हम लोग इसके हर पार्ट को बहुत अच्छे और खूबसूरत ढंग से पूरा करेंगे। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत नमस्कार।